Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the second part of our numerical series. पहला क्वेश्चन है कि एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब कितना होगा, कितना वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दो एच रो जी, जहाँ पे एच है वो हाइट या गहराई डेप्थ कह सकते हो, जो कि 30 मीटर दी गई है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, सवाल में गिवन रहेगी। ठीक है, डोंट वरी, अगर याद है तो अच्छी बात है। जी की वैल्यू 10, तो हमने इसे सॉल्व किया तो 3 गुणा 10 की घात 5 मिला। ठीक है, अब ये हमें मिला क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का एक मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब एक अपनी नोटबुक में पॉइंट लिख लो कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस सिमिलरली अगर हम इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को वायुमंडलीय दाब में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से देख रहे हो 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो ये कट गया, यानी कि हमें मिल गया 3 वायुमंडलीय दाब मिल गया प्रेशर। जो ऑप्शन भी दिखेगा आपको ये नहीं लगाना है। याद रखना कि अगर गोताखोर का क्वेश्चन आए तो इस पर जो टोटल जो दाब लग रहा होगा, जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो इसमें एक जोड़ के आंसर लिखना, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब भी इसमें जो टोटल लगेगा वो इसमें आपका जल स्तर का दाब तो ये एच रो जी से हमने निकाल लिया, लेकिन इस पे जो टोटल लगेगा वो एक जोड़ के आंसर लिखना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तांबे के दो टुकड़ों को 1 mm तथा 2 mm मोटे तारों में खींचा जाता है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखो वीडियो का बेस्ट आउटपुट के लिए आप लोग खुद से पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लिया करो। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा तार का, पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम R1 बटे R2 निकालना चाहें तो ये L1 बटे L2 हो जाएगा, क्योंकि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटू R। अब ये R के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर R2 का स्क्वायर बटे नीचे R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास R2 और R1 बटे का स्क्वायर तो हमें मिल गया, क्योंकि 1 mm और 2 mm है, लेकिन हम L1 और L2 का कहाँ से लाएं रेशियो। तो उसके लिए यहाँ पे एक हिंट्स दी हुई है कि 1 किलोग्राम के हैं, यानी कि दोनों का मास सेम है। अगर मास सेम, देखो यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से समझना, अगर मास सेम है तो उनका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, जिससे हमें L1 और L2 का रेशियो मिलेगा। कैसे कि अगर मास सेम है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर सकते हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। तो यहाँ से अगर पाई से पाई काट दें तो L1 और L2 का जो हमें रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि R2 बटे R1 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम L1 और L2 की जगह पे R1 और R2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 और नीचे लिखेंगे R1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी R2 है और यहाँ पे भी R2 है, ये अब दो स्क्वायर ये था, एक स्क्वायर ये था, तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि हमें मिल गया R2 बटे R1 की पावर 4। अब R2 है 2 और R1 है 1, यानी कि 2 बटे 1 की पावर 4 करेंगे तो 16:1, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मोबाइल की स्क्रीन पे आप पूरा नहीं समझ पाते हो, लेकिन आप ये मुझे 100% विश्वास है कि अगर आप इसको एक बार बैक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेंस कि वायु में फोकस दूरी 20 है तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी, यदि ANG और ANW दिए गए। तो देखो ANG होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, और ANW होता है वाटर का एयर के सापेक्ष। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसके लिए आप याद रखना कि जो फोकल लेंथ वाटर में होगी वो होगी ANG-1 बटे WNG-1 इंटू जो F होगी फोकल लेंथ होगी जो एयर में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग ये रहेगा आपके लिए कि ANG तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन WNG आप एक स्टेप आगे निकालना पड़ेगा आपको। क्या WNG बराबर होता है ANG बटे ANW। ये फॉर्मूला शायद मैं 20 बार बता चुका हूँ आपको। अब देखो ANG तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, अब इसी फॉर्मूले में रखना स्टार्ट किया तो ANG हमारा है 3/2, तो 3/2 -1 बटे WNG निकालने के लिए हमें इसमें इससे भाग देना पड़ेगा, तो 3/2 बटे 4/3 करेंगे तो हमें 9/8 मिलेगा, तो 9/8 -1, 9/8 -1। अब देखो 3/2 में से 1 जाएगा तो हमें 1/2 मिलेगा, और नीचे 9/8 में से 1 जाएगा तो 1/8 मिलेगा, यानी कि फाइनली 8 ऊपर जाएगा तो 8/2 यानी कि 4 मिल गया, यानी कि 4 इंटू फोकल लेंथ एयर की। तो फोकल लेंथ एयर की कितनी थी 20, यानी कि उसकी वायु में फोकस दूरी 20 थी, तो 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पे वर्क करता है, यदि लोड को 3 एम्पियर धारा देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्म्स का रेशियो है वो 1 और 15 है, तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी।
तो देखो इसके लिए आप सबसे पहले कुछ बातें लिख लो जिनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जो एन एस अपॉन एन पी यानी कि जो उनकी टर्म्स यानी कि फेरों की संख्या का अनुपात होगा, एस का मतलब सेकेंडरी है, द्वितीयक है, और पी का मतलब प्राइमरी है, वो आपका होगा वी एस बटे वी पी। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि वी पी इंटू आई पी यानी पी का मतलब प्राइमरी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। अगर हम इसमें देखें कि हमें प्राइमरी यानी कि आई पी हमें फाइंड करना है, प्राइमरी में धारा निकालनी है, तो उधर वी एस बटे वी पी हो जाएगा और इंटू आई जो है सेकेंडरी का रहेगा। अब वी एस अपॉन वी पी जो है वो हम एन एस अपॉन एन पी लिख सकते हैं, और एन एस अपॉन एन पी हमें दिया गया है, सेकेंडरी में है 15 टर्म्स और प्राइमरी में है 1, तो यहाँ पे हम 15/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/1 इनका रेशियो। वी एस अपॉन वी पी को हम लिख सकते हैं एन एस अपॉन एन पी यानी कि फेरों की संख्या के अनुपात में, तो 15 और 1, और इंटू आई एस यानी कि सेकेंडरी में कितनी थी 3 एम्पियर, तो 3 का हमने कर दिया, तो 15 दिया 45 इसका आंसर हो गया। अब कोई ये सोच सकता है कि ये 3 एम्पियर कैसे पता है कि ये सेकेंडरी की ही है, तो देखो हमें फाइंड किसकी करनी है, प्राइमरी की, तो मतलब एक जो दी गई है वो किसकी होगी, सेकेंडरी की, तो इसमें कुछ इतना सोचना ही नहीं था, तो इस तरह से इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से है कि सूर्य का प्रकाश जब जल पर 53 डिग्री का से आपतित होता है तो परावर्तित होकर समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित का मतलब पोलराइज्ड हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कोण क्या होगा। तो कुल मिला के हमसे ये कह रहा है कि जैसे ही हमने ये सवाल देखा कि ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब ये एंगल हमें, देखो आप याद रखना कि पोलराइज्ड एंगल यानी कि ध्रुवण कोण प्लस आर हमें 90 डिग्री होता है, ये रिजल्ट आप याद रखना। अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट का आपने सेपरेट जो मैंने वीडियो बनाया है वो देखा होगा तो आप इसको ईजिली कर पा रहे हो। तो आई पी यानी कि ये हमें कितना दिया है 53, प्लस हमें अपवर्तन कोण निकालना है, क्या निकालना है, प्रकाश का अपवर्तन कोण, आर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 90, तो आर हमारा हो जाएगा 90 में से 53 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। आई थिंक हमारा जो पीडीएफ बनाते समय ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर के उधर हो गए, देखो छठवां पहले था, अब फर्स्ट वाला अब आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग ने एक डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उससे क्वेश्चंस हर बार एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। इवन अगर आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट वाला जो मॉडल पेपर करोगे उसमें भी एक कॉन्सेप्ट इससे पूछा गया है, यदि स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 2 गुनी और स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दे। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि छोटा डी क्या होता है और बड़ा डी क्या होता है। जो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आप याद रखना जो कैपिटल डी होता है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होती है, और जो स्मॉल डी होता है वो स्लिटों की आपस में बीच की दूरी होती है। अब इसको कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम देखें तो ये d1/d2 करेंगे, और इंटू, अब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम छोटा d को ऊपर d2 करेंगे और d1 करेंगे। अब उसने कहा है कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि पहले तो d1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर तो d ही रखते हैं, नीचे वाली आधी करेंगे तो d/2 करेंगे, तो बाई 2 करेंगे तो जो ऊपर जाएगा बटे वाला इंटू, अब ये उसने क्या कहा है कि आधी कर दी जाए तथा स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी, यानी कि इसको हम डुअल करेंगे, मतलब ये 2d होगा और बटे नीचे d, तो d से d कटा, ये कटा, तो ये 4 हमें दिख रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो W1/W2 हमें कितना मिल गया 4, तो यहाँ से W2 निकालेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/4 रह जाएगी। ठीक है, फिर वही हर क्वेश्चन में जैसा मैंने कहा कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और जैसे एक बार में समझ में, क्योंकि हर तरह के इंसान होते हैं, कुछ को थोड़ा लेट समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार देख लो, जिनको एक बार में आ रही है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा आवर्धन 8 है, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर 32 है तो आई लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देखो इसमें क्या है कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेजर जो स्टूडेंट्स है वो उसमें एक गलती ये करते हैं कि बस उनको 4 + फी पता रहता है, तो वो हमेशा यही जोड़ने की कोशिश करते हैं, 32, 8, 40 मार्क कर देंगे, जो थोड़ा गलत होता है। मैं पहले गलती इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वो गलती आपसे ना हो। देखो इस क्वेश्चन के लिए आप याद रख सकते हो जो आप मैग्नीफाइंग पावर का जो ME यानी कि आई लेंस का और अभिदृश्यक का मल्टीपल होता है, तो अब यहाँ से हमें नेत्र लेंस का निकालना है यानी कि आई का निकालना है, तो ओवरऑल जो सूक्ष्मदर्शी की 32 थी बटे उसमें अभिदृश्यक का भाग दे दो कितना 8 का,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि आई लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 4 आ जाएगी। इसका 4 इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस करते रहेंगे, बस आप लोग अप्रिशिएट करते रहो, बस यही मोटिवेशन होता है मेरे लिए। और बाकी मैं तो पूरी मेहनत से लगा रहूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि एक भी न्यूमेरिकल आउट ऑफ मेरी जो ये सीरीज़ रहेगी रामबाण वाली, इससे बाहर ना देखने को मिले। ठीक है, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।